Chalo, welcome and very good morning to all of you. So into last lecture in the chapter coordination compound, we discuss about the Werner's theory. Werner's theory के कुछ postulates जनरली हमने डिस्कस किए थे. उसमें सबसे पहला postulate था every metal has two types of valence. Every metal has two types of valence, primary valence and secondary valence. Primary valence को modern term में क्या कहा जाता है? Yes, it is called as oxidation state, and secondary valence is known as a coordination number. ठीक है, सिर्फ नाम चेंज कर दिए थे. उस टाइम नाम प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस. इनमें से आयोनाइजेबल कौन सी रहती है? प्राइमरी वैलेंस इज ऑलवेज आयोनाइजेबल एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस. सेकेंडरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय यस बोथ नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल. दोनों क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाइड कर सकते हैं. ज्योमेट्री कौन से वैलेंसी से मिलती है? यस, सेकेंडरी वैलेंसी से मिलती है. और सेकेंडरी वैलेंस हमेशा मेटल के लिए फिक्स रहती है. जैसे हमने कोबाल्ट अमाइन कॉम्प्लेक्स की स्टडी की थी तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6 था. और उस कंपाउंड की हमने जनरली स्टडी की थी, मतलब वर्नर ने स्टडी की थी, हमने ऑब्जर्वेशन निकाला था. तो कितने क्लोरीन अंदर रहना चाहिए, कितने क्लोरीन बाहर रहना चाहिए, किसके साथ रिएक्शन करने के बाद कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, ये आपको पता होना जरूरी. हमने ऑल कोबाल्ट अमाइन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किसके साथ की थी? सिल्वर नाइट्रेट के साथ. यस. और कौन सा प्रेसिपिटेट मिला था? यस, AgCl ये प्रेसिपिटेट मिला था. अब मुझे बताओ कौन से क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन होता है? आउटसाइड या इनसाइड? यस, आउटसाइड वाले का ही होता है क्योंकि इट इज वीकली बॉन्डेड. अब ऐसे ही एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में दिया है. तो आपको क्या करना है? सेकेंडरी वैलेंस निकालना है. डेटा आपके पास क्या दिया है वो देखो पहले. चलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? ओके, राइट द क्वेश्चन. असाइन द सेकेंडरी वैलेंस फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड. अब देखो कुछ फार्मूलेशन दिए हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी से. आपको क्या करना है? मॉडर्न टर्म में उसको किस तरीके से किया जाएगा वो दे लिखना है आपको. अब यहां पर देखो, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस. जितने ज्यादा आयंस है उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी रहेगी. वो आगे चलकर डिटेल में आने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आने वाला है आपको मोलर कंडक्टिविटी क्या क्या रहती है. यहां पर सिर्फ आपको आयंस देखना है, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी. अब देखो आपको क्या क्या दिया है, गिवन डेटा क्या है, आपको क्या निकालना है? सेकेंडरी वैलेंस निकालना है फॉलोइंग कंपाउंड के लिए. आपको क्या क्या दिया है? एक फार्मूला दिया है और दूसरा नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट. कितने क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए हैं ये दिया गया है. राइट कॉर्नर को पिन है, पिन के ऊपर क्लिक करो. ठीक है, फार्मूला एंड नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट. फार्मूला देखो, पहले क्वेश्चन समझ कर ले लो क्वेश्चन क्या है. अब इस प्रॉब्लम में आपको फार्मूला दिया है और यहां से दिया है आपको 2 क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेट होता है. तो आपको मॉडर्न टर्म में मतलब कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट में आपको ये फार्मूला लिखना है और बताना है उसकी सेकेंडरी वैलेंस कितनी आएगी. देखो इतना सिंपल है. ये इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया है.
देखो अब क्या करना है, पहले का एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूं, बाकी का आप कंसिडर कर सकते हो। देखो समझ कर ले लो जिनको पता नहीं है, ये डेटा दिया है, प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, इतना प्रॉब्लम है। आपको क्या दिया है, फार्मूला दिया है और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रिसिपिटेट। अब मुझे बताओ कौन से क्लोराइड आयन का प्रिसिपिटेशन होता है। आउटसाइड वाले का। अब यहां पर देखो क्या दिया है, दो क्लोराइड का प्रिसिपिटेशन दिया है, इसका मतलब ये दो क्लोराइड कहां पर होंगे, आउटसाइड प्रेजेंट होंगे। अब इसमें कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन, दोनों के दोनों कहां पर रहेंगे, बाहर रहेंगे। बाकी सब क्या करना है, अंदर लेना है। मतलब इसका फार्मूलेशन क्या होगा, इस तरीके से, पीडी NH3 टेकन 4 टाइम्स। करेक्ट। दो क्लोरीन बाहर क्यों लिखे मैंने, क्योंकि दो क्लोराइड का प्रिसिपिटेशन आपको दिया है। ठीक है, तो दो क्लोराइड का प्रिसिपिटेशन होगा। अगेन साउंड का प्रॉब्लम है। ज्यादा साउंड आ रहा है या कम। ओके 1 मिनट। हेलो हेलो, माइक टेस्ट। अब देखो, ओके चलो अब मुझे बताओ यहां पर सेकेंडरी वैलेंस कितनी आएगी। यस, सेकेंडरी वैलेंस शुड बी 4। सेकेंडरी वैलेंस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है आपको। देखो यहाँ पर कितने अमाइन अटैच है, 4 अमाइन। तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, देखो इस तरीके से, इसका फार्मूला ये आएगा और सेकेंडरी वैलेंस कितनी होगी, 4। चलो अब सेकेंड का फार्मूला और सेकेंडरी वैलेंस निकालो। यस, सेकेंडरी वैलेंस 6। देखो अब यहां पर फार्मूला आपको दिया है इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू वर्नर जैसे लिखता था उस तरीके से लिखकर दिया है आपको। ठीक है, अब यहां पर देखो दो क्लोराइड आयन का प्रिसिपिटेशन हुआ, मतलब दो क्लोराइड बाहर होंगे। तो फार्मूलेशन किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। अब ब्रैकेट के अंदर कितने लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो देखो, वाटर इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड, तो सेकेंडरी वैलेंस यहां पर आएगा 6। चलो नेक्स्ट थर्ड। अब यहां पर एक भी क्लोराइड आयन का प्रिसिपिटेशन नहीं किया है।
मतलब सबके सब अंदर रहेंगे, 4 क्लोरीन और 2 HCl सबके सब अंदर है। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन दिया है, मतलब ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट लाइक दिस, एक भी बाहर नहीं। तो HCl इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड, अगेन याद रखो ये न्यू था, HCl इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी कितना आएगा? 6। नेक्स्ट, यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि यहां पर देखो क्या दिया है, एक क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन किया है। मतलब एक क्लोरीन का प्रेसिपिटेशन दिया है, तो एक क्लोरीन कहां पर है? आउटसाइड द ब्रैकेट। तो इनमें से 2 क्लोरीन अंदर और 4 अमोनिया। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको चेंज नहीं करना है, वो कितना आएगा? 6। और लास्ट में एक भी क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, मतलब ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट। दैट्स व्हाई फार्मूला ये रहेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब वो बताऊंगा आगे चलकर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल जरूरी नहीं है उसका। अभी आगे पीछे हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हुआ ये सेकेंडरी बैलेंस ऑफ प्लेटिनम। नहीं, ये एप्लीकेशन दिए है, ये आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, ठीक है। वर्नर थियरी पहली थियरी थी, उसके काफी ड्रॉबैक थे, बाद में पता चला सेकेंडरी वैलेंस भी फिक्स नहीं रहती है मेटल की। कुछ कंपाउंड 4 में दिखा सकते हैं, कुछ कंपाउंड 6 में भी दिखा सकते हैं। तो वर्नर थियरी इज द फर्स्ट थियरी, तो उसके काफी ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नर्स थियरी। तो यहां तक हमने वर्नर थियरी और उसके एप्लीकेशंस देखे। ठीक है, तो यहां पर वर्नर थियरी एंड होती है। नाउ राइट द नेक्स्ट पॉइंट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज EAN रूल। ड्रॉबैक्स नहीं है सिलेबस के लिए। चलो अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके लिए है, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है और कैसे निकालना है, ये हमें स्टडी करना है। इनको इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? EAN रूल भी कहा जाता है। EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब आपको क्या करने वाले, देखो कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन एक कंपाउंड देने वाले हैं, उसके लिए आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें क्यों स्टडी करना है? क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं।
इससे हम क्या कर सकते हैं, बाय नोइंग द EAN वैल्यू, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पता करने के बाद हम कंपाउंड स्टेबल है या नहीं ये बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं, देखो अगर आपका EAN नंबर, एक नंबर आएगा आपका, कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, एक नंबर लाना है। वो नंबर कितना आता है, देखो अगर आपका EAN नंबर आता है 36, 54 या 86, then we can say that the complex or coordination compound is extra stable। कुछ समझ में आ रहा है, यही नंबर आने के बाद स्टेबल क्यों, इतना ही नंबर आने के बाद, यस यस यस, वेरी गुड सत्यजीत, निकिता, एज दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबेल गैसेस, ये क्रिप्टॉन का है, ये जेनॉन का एटॉमिक नंबर है, और ये रेडॉन का है। मतलब ये अगर नंबर आपका आता है तो वो कंपाउंड क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो EAN हमें किस लिए स्टडी करना है, टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे हम स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, अब फार्मूला मैं बताऊंगा आपको, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके, अगर आपका नंबर 36 आता है तो वो स्टेबल है, अगर 36, 54 या 86 इन तीनों में से आता है तभी वो स्टेबल होगा, अदरवाइज 35, 34, 33, 38 ऐसा आता है तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना जरूरी है, और तीसरा सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है, एटलीस्ट कैडमियम टू जिंक और प्लैटिनम का, इतने एलिमेंट के आपको याद रखना है। स्कैंडियम टू जिंक ऑलरेडी हमने याद रखा है 21 से लेकर 30 तक, प्लैटिनम का लिख कर ले लो 78 है। चलो अब फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या है, EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। EAN निकालने का फार्मूला क्या है, Z माइनस एक्स प्लस वाई। अब Z क्या होगा, यस एटॉमिक नंबर किसका, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम का, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम रहेगा उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, कौन सा मेटल, सेंट्रल मेटल एटम का। यक्स क्या है, यक्स इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, उस सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड वाई क्या है, वाई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगैंड। यस, मतलब नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 करना है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड, एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, बराबर, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसे 4 लिगैंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, यस 8, 6 लिगैंड है तो कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो वाई हम कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। क्या करेंगे, इसकी जगह हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की हमने प्रैक्टिस की है, सिर्फ उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो ये लिख कर ले लो, फार्मूला लिख कर लिखो, और Z क्या है, X क्या है, Y क्या है, वो भी लिख कर ले लो। कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। चलो जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं अभी इसके ऊपर क्या। देखो अब आपको समझ में आ गया, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड आना चाहिए।
ये ट्रिक बताई मैंने, अदरवाइज ये देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड, अब आप हर बार थोड़ी इलेक्ट्रॉन काउंट करते रहोगे, आपने तो ज्यादा प्रैक्टिस किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2 करो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड करो, सेम ही आएगा। यस, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो लिगैंड एक लोन पेयर देता है, मतलब एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 लिगैंड आए तो 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 लिगैंड आएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो हो रहा है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2 तो ही हो रहा है। दोनों में से जो आपको सिंपल लगता है वो याद रखो। चलो, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड काउंट कर सकते हो तो वो काउंट करो, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, मतलब आपका y आएगा। चलो, अब ये एग्जांपल समझ कर ले लो। हाँ, जिनको फार्मूला समझ में आ गया, जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है, एटॉमिक नंबर पता है, वो तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो अब यहां पर किस तरीके से सॉल्व करना है। फार्मूला आपके पास है z माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज द फार्मूला। अब Z किसका, सेंट्रल मेटल एटम का Z, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, रे कोबाल्ट, देखो एटॉमिक नंबर तो पता होना जरूरी। यस, 27 is the atomic number of cobalt. Minus, find out the oxidation state. x minus 2 is equal to plus 1, मतलब कितना आएगा, x is equal to plus 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएगा, वो हमने देखा है। प्लस y कितना आएगा बताओ, यस y12, क्यों, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये तो आपको आना चाहिए, सिंपल सा मैथमेटिक्स, 24 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 36, और 36 एटॉमिक नंबर है किसका, क्रिप्टॉन। तो ये क्या हुआ, स्टेबल। ये क्या निकाला आपने, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलो ये एग्जांपल लिख कर ले लो पहला, और सॉल्यूशन। EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, फिर सब्सटीट्यूशन, फिर कैलकुलेशन। ये बोर्ड के लिए 2 मार्क के लिए आ सकता है, फाइंड आउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर अ गिवन कॉम्प्लेक्स। 2 कंपाउंड देंगे, दोनों के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला है, इट इज Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z मतलब एटॉमिक नंबर, X मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड Y मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। चलो हुआ ये पहला। चलो दूसरा देता हूं आपके लिए, अब आप सॉल्व करना है। निकालो इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। थर्टी सेवन कैसे आ रहा है, यस 36 आता है।
निकेल, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? यस, इट इज 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, मेटल कार्बोनाइल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? चलो आपने पूरा बता दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 इंटू 2 करना है, 8 आएगा ही। हाँ देखो, हाँ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कैलकुलेशन, कुछ स्टूडेंट का। अब यहां पर आंसर कितना आएगा? 36। अब कुछ स्टूडेंट दिमाग कैसे लगाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। देखो 28 माइनस 0, तो 0 तो कुछ नहीं है, माइनस प्लस माइनस, 28 माइनस 8 इज इक्वल टू 20। अब ऐसा आंसर जो कि रॉन्ग है, ऐसा मैथमेटिक्स नहीं होता। पिछले साल के स्टूडेंट ने लिखा था, इसकी वजह से मैं बार बार बता रहा हूं कहां पर मिस्टेक होती है। आपको पेपर भी दिखाता हूं बोर्ड का, प्रैक्टिस पेपर में लिखा था। हाँ तो कुछ भी आंसर मत लिखो। 36, तो ये स्टेबल है या नहीं? यस, इट इज स्टेबल। हाँ, जब ज्यादा नॉलेज आता है तब। जब एक आधा पॉइंट सिंपल होता है तब इसकी मिस्टेक होती है। चलो, अब जिनका हुआ ऐसा वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन अब थोड़ा स्माइल करो, करने वाले हैं वो जिन्होंने किया है। तो चलो नेक्स्ट। चलो ये निकाल कर देखो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद आपको निकालना है, फार्मूला लिखना है पहले आपको, तभी तो मार्क मिलेगा। आधा मार्क फार्मूले के लिए है, फिर सब्स्टिट्यूशन। चलो वेरी गुड। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर है 78। ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया तो न्यूट्रल है, ये NO2 2 है, -2 मतलब ये +2। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4 इंटू 2 8। 86 कैसे आ रहा है? मेरा तो 84 आ रहा है। बराबर ना। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, NO2 का चार्ज क्या है? -1, ऐसे 2 है मतलब -2 हुआ। ये तो न्यूट्रल है, तो प्लैटिनम के ऊपर +2 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2 है, ये 2 है, 4 इंटू 2 8 आएगा, तो 76 माइ प्लस 8 इट इज इक्वल टू 84। दिस इज अनस्टेबल। 86 आना चाहिए था। क्लियर है? 86 वाले कहां पर गलती हुई देखो। परफेक्ट। मैंने पहले कहा, जब स्टार्टिंग पहले लेक्चर में कहा, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर इस चैप्टर में लास्ट तक रहेंगे। अगर वो परफेक्ट है तो चैप्टर काफी सिंपल है।
अभी तो और पार्ट बाकी है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। स्टार्टिंग को मैंने क्या कहा, जिनका एटॉमिक नंबर आता है 36, 86, 84 बताया था क्या मैंने, ये 86 ही बताया था, और 54 ये आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो वो स्टेबल होंगे, क्यों? क्योंकि दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबेल गैसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हार्ड, अब केयरफुली। कैलकुलेशन 18 तो आएगा नहीं, बताओ क्यों? चलो पहले ये होने दो, उसके बाद बताता हूं मैं आंसर। चलो यहां पर आ रहा है आपका 35। ओके, लेट अस चेक आप करेक्ट है या रॉन्ग है। या फी का एटॉमिक नंबर है 26। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, C2O4 कैरीज -2, -2 और ऐसे कितने दिए हैं 3, मतलब -6 इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू क्या आया +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3 प्लस। अब देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 या 6? चलो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। यस, Y6 as C2O4 is a bidentate ligand। तो ऐसे 3 दिए, मतलब उसमें 6 डोनर एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। 6 इंटू 2 कितना आएगा 12। तो ये 23 प्लस 12, दैट मीन्स द आंसर इज 35। अगेन इट इज नॉट स्टेबल। कितना आना चाहिए था 36। क्लियर? अब देखो 18 आंसर आ सकता है, क्योंकि आपके ट्रांजिशन सेंट्रल मेटल एटम में डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, बराबर। डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 21 से स्टार्ट होता है। पीछे तो आने वाला नहीं वो। दैट्स व्हाई 18। हाँ, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आ सकता है। नॉन ट्रांजिशन मतलब अगर एल्यूमिनियम दिया, वो दिया, तो उसके लिए, लेकिन उनके लिए अप्लाई नहीं है ये थ्योरी सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। चलो एक और एग्जांपल। चलो ये ऊपर दिया, ये फोर्थ ऊपर है। चलो 35, 36, मतलब अभी भी कहीं पर तो कंफ्यूजन है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या कोऑर्डिनेशन नंबर पर। चलो फार्मूला मैंने लिख दिया, Z-X+Y। Z अगेन आयरन है, तो 26। ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 12, तो ये हुआ 24 + 12 कितना 36। सो दैट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
तो ये स्टेबल होगा। चलो वो लिख कर ले लो मार्जिन के ऊपर, नहीं तो नीचे लिख कर ले लो। इफ EAN इज इक्वल टू, if EAN is equal to 36, 54 or 86, then it is stable. Then that complex is stable. चलो इसमें किसी को डाउट है? ओके, तो और आप प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल, आज वर्कशीट मिल जाएगी आपको वहां पर, और एग्जांपल होंगे इसके प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का, IUPAC nomenclature of coordination compound। अब यहां पर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। रूल्स लिखना है या नहीं लिखना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर तो जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है रूल्स के ऊपर। गिव द रूल्स फॉर द IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। अब देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहला रूल क्या है। अब मान लो मैं यहां पर एक कंपाउंड देता हूं, दो कंपाउंड है, केयरफुली देखो, हाँ समझ कर ले लो रूल क्या क्या है। सिंपल है रूल, उसमें से तो कई सारे आपको पता है, एक दो ही न्यू है। ये कंपाउंड दिया है, नहीं नहीं लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं आएगा यहाँ पर, इट्स नॉट द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में है। और दूसरा कंपाउंड दिया CONH3 6Cl3, ठीक है। और एक ऐसा कंपाउंड दिया NiCO4। अब देखो यहां पर क्या है, इसका डिसोसिएशन करने के बाद अब मुझे बताओ ये किसका एग्जांपल है, कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल। पहला, यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ब्रैकेट के पहले आया मतलब एनायनिक रहता है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के आयंस प्रेजेंट है, बराबर, एक K+ वाला और ब्रैकेट का माइनस वाला, बराबर। मतलब यहां पर ये कौन है, कैटायन है। K+ को हम क्या कह सकते हैं, कैटायन कह सकते हैं, बराबर ना। और ये एनायन। तो जब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैटायन एनायन। अब दूसरा एग्जांपल, यहां पर ब्रैकेट के ऊपर 3+ चार्ज आएगा और ये क्लोरीन के 3-, बराबर। यहां पर भी कैटायन है, यहां पर भी एनायन है, बराबर। अब पहला रूल इसके ऊपर ही है, यहां पर नहीं है, लेकिन कैटायन नहीं है, एनायन नहीं है, ठीक है। अब पहला रूल, जब कैटायन और एनायन दोनों स्पीसीज प्रेजेंट रहती है तब आपको पहले नाम लिखना होता है कैटायन का। पहले किसका नाम लिखना होता है, कैटायन का। अब इसमें देखो पोटेशियम और ये ब्रैकेट, कैटायन कौन है पहले कंपाउंड में, एग्जांपल बताओ मुझे। पोटेशियम, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट होगी IUPAC नेम से, किससे, पोटेशियम से।
ठीक है, जैसे दिखता है वैसे ही लिखना है। चलो रूल भी छोड़ दो, अब जो मैंने बताया वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे दिखता है पहले फर्स्ट कम फर्स्ट राइट, पहले जो दिखता है वही लिखना है। अब यहाँ पर पहले पोटेशियम दिखता है तो मैं पोटेशियम का नाम लिखूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट दिखता है तो ब्रैकेट का नाम लिखूंगा, बस फिनिश। कैटायन कौन सा, एनायन कौन सा, ये भी सोचने की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स ये तो पता होना जरूरी, उसके ऊपर भी एक रूल है। तो और सिंपल बनाने के लिए मैं क्या कहता हूं, जो पहले दिखता है उसका नाम लिखो। ठीक है, अब पहले दिखता है मतलब ब्रैकेट और इसके बाद कर रहा हूं मैं। चलो अब यहां पर पोटेशियम कितने हैं, 4 पोटेशियम है। अब देखो सेकंड रूल क्या कहता है, अब ये पोटेशियम आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है टेट्रा पोटेशियम, ओनली उसका नाम एक ही बार लिखना है। सिंपली आपको क्या लिखना है, पोटेशियम ही लिखना है। डू नॉट राइट टेट्रा पोटेशियम। क्या करना है आपको, ओनली राइट वंस। ब्रैकेट के बाहर वाले का बात कर रहा हूं मैं, यहां बाहर वाले की बात कर रहा हूं, अंदर वाला अभी स्टार्ट नहीं किया है। ब्रैकेट के बाहर वाला कितना भी रहने दो, यहां पर पोटेशियम 3 रहने दो, 4 रहने दो, 5 रहने दो, आपको सिर्फ एक ही बार नाम लिखना है। इसका क्या लिखना है, पोटेशियम ही लिखना है। ठीक है, ये तो हुआ पहला रूल। The cation is named first in both positively and negatively charged coordination entities. मतलब जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए थे K4FeCN6 और दूसरा CONH3 6 टाइम्स Cl3, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स था और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था। तो दोनों में आपको कैटायन का नाम पहले लिखना है। यहां पर कैटायन कौन है, पोटेशियम, यहां पर कैटायन ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे उसे। या फिर वो रूल याद रखो आप, तो ये लिखना नहीं है, पहले जो आएगा उसका नाम पहले। आप देखो ब्रैकेट के अंदर की नेमिंग कैसे करना है, दूसरा रूल ये बताता है ब्रैकेट के अंदर की नेमिंग किस तरीके से करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर लिखने का तरीका क्या है, देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो मेटल रहता है, लिगैंड रहते हैं, बराबर ना। तो ब्रैकेट के अंदर आईयूपीएसी नेम किस तरीके से देना है चलो वो एनायनिक के लिए बताऊंगा, आगे चल कर आऊंगा मैं वहां पर। अब ब्रैकेट के अंदर की नेमिंग अलग से देना है आपको, मतलब ये तो पहले हुआ, पहले वाले का और बाहर वाले का हुआ। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर किस तरीके से नेम लिखना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, सेंट्रल मेटल, एटम और लिगैंड है। तो पहले आपको किसका नाम लिखना है, लिगैंड का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं लिखना है, पहले किसका लिखना है, लिगैंड का नाम लिखना है। देन राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। और उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर, लेकिन कैसे, रोमन फिगर में। जो ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड की हम निकालते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम की कंपाउंड में, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर लिखना है। और किस में लिखना है, रोमन फिगर में। मतलब +2 अगर आपकी आई तो +2 को रोमन में कैसा लिखोगे, हाँ यस लाइकवाइज। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट देना, यस 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 यस, आ गया आपको समझ। तो ये फार्मूला सिंपल याद रखो, L+M+OS, मतलब लिगैंड का नाम पहले, फिर मेटल का, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर लिगैंड 4 5 है तो क्या करोगे,
लिगैंड दो से ज्यादा है, दो है, तीन है, चार है, सेम लिगैंड, यस वी कैन यूज डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। यहां पर अब साइनाइड कितने, साइनो को, सीएन को क्या कहोगे आप, सीएन को साइनाइड या साइनो, यस साइनो कहोगे, बराबर ना। ये पहले पहले ही बताया था मैंने, जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था, जब निगेटिवली होते हैं उनको हमको ओ से एंडिंग करना होता है। तो अब ये कितने साइनो है, 6, तो यहां पर क्या लिखोगे, हेक्सा साइनो, क्या लिखना होगा, हेक्सा साइनो। और देन मेटल का नाम, मेटल का नाम देखेंगे बाद में, अब एटी कब लगाना है नहीं वो भी बताया था, वो देखेंगे, एक एक रूल पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फिर ब्रैकेट में लिखना है। चलो, अगर मान लो एक कंपाउंड मैंने ऐसे दिया सीओ, अब ये आपको पहले सिंपल सा नाम देता हूं मैं। अब यहां पर ना तो ब्रैकेट के पहले है ना ही ब्रैकेट के बाद में है, आपको सीधा सीधा ब्रैकेट के अंदर जाना है। तो अंदर आप क्या करते हो, पहले किसका नाम लिखते हो, लिगैंड का, फिर मेटल का, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब यहां पर दो टाइप के लिगैंड आए, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये, एक NH3 एक Cl। तो अब लिगैंड दो है, तो दोनों में से किसका नाम पहले लिखना है, यस अल्फाबेटिकली, ये तो रूल ऑलरेडी आपको पता है। तो अल्फाबेटिकली ये NH3 कौन है, NH3 अमाइन, और Cl कौन है, क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ABCD आना जरूरी है। अमाइन पहले आएगा, देखो हाँ मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पर टेट्रा अमाइन, टेट्रा का टी नहीं लेना है अल्फाबेट में, या डाइक्लोरो का डी नहीं लेना है, उसके नाम का अल्फाबेट लेना है। इज इट क्लियर, टेट्रा का टी और डाई का डी ये नहीं कंसिडर करना है आपको, नाम सिर्फ इसका देखना है, अमाइन और क्लोरो, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, अमाइन। हाँ, तो अब पहले नाम लिखूंगा मैं अमाइन का, अब आप देख सकते हो यहां पर टेट्रा अमाइन, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है। जो ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखते हो पूरा वन वर्ड में लिखना है, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो, ये तो हुआ लिगैंड का नाम। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन है, अब इसका रूल देखो समझ कर ले लो, इसको कोबाल्ट या कोबाल्टेट क्या लिखना है वो समझ कर ले लो। अब उसके लिए आपको देखना होगा ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, अगर कैटायनिक है और न्यूट्रल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज उसका नाम लिख दो। अगर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो एज इट इज उसका नाम लिख दो, कोबाल्ट जो है वो। और अगर ये एनायनिक में आता है, मतलब तो पहले आपको पता होना चाहिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या कैटायनिक, तभी तो हम आगे नाम लिख सकते हैं। हाँ, एनायनिक में ये बन जाएगा कोबाल्टेट, लेकिन यहां पर आपको दिया है कैटायनिक, तो यहां पर होगा कोबाल्ट। अब आगे ऑक्सीडेशन स्टेट, यस कोबाल्ट यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहां पर आएगा 1 2 3। अब यहां पर आपको चार्ज दिखाई देता है, करेक्ट, ये रूल वैसे तो नहीं दिया है लेकिन मैं बता देता हूं, कुछ रेफरेंस बुक में दिया है। अब इसके ऊपर आपको चार्ज दिखाई दे रहा है ना, तो उसको ऐसा वर्ड लगा दो, आयन, जरूरी नहीं है लेकिन आयन, क्योंकि ये चार्ज दिखाई देता है ना तो आयन लगाते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हुआ इसका पूरा नाम, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन।
तो ये हुआ सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले का। ठीक है, चलो अब दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई करो। नहीं नहीं, ये नाम फिक्स करके दिए हैं, पहला लेक्चर देख लो। वाटर को एक्वा कहा जाता है, नॉट वाटर। वैसे अमाइन, NH3 को अमाइन कहा जाता है। चलो अब दूसरा नाम बता दो। अरे माइक, हाँ लिख कर ले सकते हो। द लिगैंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के पहले लिगैंड का नाम लिखना है, लेकिन लिगैंड का नाम कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकली। तो वो डाई का डी, टेट्रा का टी, ऐसा नहीं पकड़ना है, नाम पकड़ना है इसे। यूज प्रीफिक्सेस मोनो, मोनो तो नहीं है, ये रूल नहीं। Prefixes di, tri, tetra, etc. are used to indicate the number of individual ligands. अगर दो लिगैंड है तो डाई वर्ड यूज करना है, तीन है तो ट्राई यूज करना है, चार है तो टेट्रा यूज करना है। चलो ट्राई करो, इसका नाम क्या आएगा? अब यहां पर पोटेशियम, और ये ब्रैकेट के अंदर एक गैप छोड़ना होगा, स्पेस देना होगा। जब ब्रैकेट के पहले रहता है उसका नाम लिखने के बाद थोड़ा स्पेस रहना चाहिए, बाकी ब्रैकेट के अंदर में स्पेस नहीं देना। चलो इसका नाम लिखकर बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट। ज्योति, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी निगेटिव नहीं आएगी, रोमन फिगर में निगेटिव नहीं लिखा जाता है, तो निगेटिव होगी ही नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट गलत हो रही है। नवीरा, मैंने पोटेशियम थोड़ी बाद में लिखने को कहा, जो पहले दिखता है वही लिखने को कहा। हाँ चलो, तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, सिंपली एक ही बार लिखना है, चाहे ब्रैकेट के पहले हो या बाद वाले में हो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना है? पोटेशियम। अब ये तो कैटायन होने के पहले, इसकी वजह से मैंने उसका नाम लिखा, क्योंकि हमें कहा गया है नेम द कैटायन फर्स्ट, ये कैटायन था। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर गए हम, पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं, तो ये होगा हेक्सासाइनो। मुझे जगह नहीं, इसकी वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं हेक्सासाइनो। अब यहां पर आयरन लिखना है या फेरेट लिखना है? फेरस नहीं, फेरस नहीं आएगा, फेरेट या आयरन ही आएगा। फेरेट क्यों? क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये रहेगा फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट देना जरूरी है, हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आती है सेकेंड। अब आपको चार्ज नहीं दिखाई देता है तो आयन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम हुआ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। आयन लिखने की जरूरत नहीं, आयन नहीं दिखाई दे रहा है ना अब आपको।
हुआ? ऐसे तो काफी देने वाला एग्जाम्पल, इसके ऊपर तो काफी लेना है। चलो एक और देता हूं मैं आपको। रुको थोड़ा, लिखो मत। चलो अब ट्राई करो। अब यहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट पहले दिखाई देता है, तो ब्रैकेट के अंदर से नाम स्टार्ट करेंगे। यस, सिद्धि गिव द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पर 3 लिगैंड है, NH3Br H2O, अमाइन, ब्रोमो, एक्वा। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अमाइन, और एक्वा में ए है, बराबर ना? एक्वा का ए, अमाइन का ए। लेकिन फिर अब दूसरा वर्ड देखना होगा आपको। यस, यहां पर यम है, यहां पर क्यू, तो अमाइन पहले आएगा, तो ये होगा डाई अमाइन। क्या होगा? डाई अमाइन। फिर डाई एक्वा, दो है ना आप, दो है, डाई एक्वा। देन डाई ब्रोमो, कोई लिगैंड का नाम। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट? कोबाल्ट आएगा, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर होगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, +3 मतलब 1 2 3। अब आगे देखो क्या करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये Cl लिगैंड है? नहीं है, ब्रैकेट के अंदर लिगैंड होता है, ब्रैकेट के बाहर लिगैंड नहीं होता है, तो इसको हम क्लोरो नहीं कहेंगे, क्योंकि लिगैंड को ही हम क्लोरो कहते हैं, बराबर ना? क्लोरीन अगर लिगैंड है तो उसे क्लोरो कहते हैं। तो ये तो क्लोरो नहीं कहेंगे, इसको हम नॉर्मल जो दिखता है वही कहेंगे। इट इज कॉल्ड एज अ क्लोराइड। इसे क्या कहना है? क्लोराइड कहना है। डाई अमाइन, डाई एक्वा, डाई ब्रोमो, कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड। अब एक और पॉइंट याद रखो, अगर मान लो यहां पर मैंने 3 क्लोराइड दिए होते, 3 क्लोराइड दिए होते, तब भी आप क्लोराइड ही लिखते, नॉट अ ट्राइक्लोराइड। तो ये 3 बार है, मतलब ट्राइक्लोराइड ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है।
ओनली राइट वंस, जैसे हमने पोटेशियम के लिए किया था वैसे ही ब्रैकेट के बाद में अगर आते हैं तो उसके लिए भी करना है। 3 रहने दो, 4 रहने दो, 5 रहने दो, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है क्लोराइड, लेकिन आप उसे क्लोरो नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि ये लिगैंड नहीं। Oxidation state of metal in cation, anion or neutral coordination entity is indicated by Roman numeral in parenthesis. वो क्लोराइड सबसे पहले नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे सीक्वेंस दिखाई देता है वैसे ही लिखना है। फर्स्ट कम फर्स्ट राइट, इतना रूल याद रखो, बाकी सब आपका क्लियर होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट राइट, जो पहले दिखाई देता है वही लिखना है। और ब्रैकेट के अंदर का तो फार्मूला मैंने बताया, L प्लस M प्लस OS। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट राइट, बस फिनिश, इतनी लाइन याद रखो। पहले जो दिखता है वही लिखना है। सीक्वेंस से पहले लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पहले कौन आता है वही लिखना है हमें। चलो हुए रूल ये। एक रूल है, एक ही अब बचा रूल। ये तो लिखे वाला है आपने, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विद द सफिक्स ATE। कोबाल्ट को कोबाल्टेट कहना है, प्लैटिनम को प्लैटिनेट, गोल्ड को ऑरेट, सिल्वर को अर्जेंटेट, जिंक को जिंकेट। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट दी है, सिंपल रूल जो मैंने बताया आपको सिंपल लैंग्वेज में वही याद रखो। जो पहले दिखता है वो लिखना है। अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, वो रूल देखेंगे और फिर आज हम रुकेंगे। ठीक है, तो रूल क्या है देखो, ऐसे लिगैंड आपको याद रखना है जिनके नाम में ऑलरेडी वर्ड आता है डाई ट्राई टेट्रा, ऐसा वर्ड ऑलरेडी उसके लिगैंड के नाम में है, तब क्या करना है। ऐसा एक एग्जांपल बताओ मुझे, इसके ऑलरेडी नाम में, यस यस, इथिलीन डायमाइन, बराबर ना, इसका नाम क्या है, इथिलीन डायमाइन। इसके ऑलरेडी नाम में ही क्या है, डाई वर्ड है। अगर मान लो ये ईएन मैंने 2 दिए तो आप क्या करोगे, फिर ऐसा लिखोगे ना, डाई इथिलीन डायमाइन, इसका मीनिंग ही चेंज हो रहा है, बराबर ना। डाई लगा, 2 आने के बाद आप डाई लिखोगे तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, फार्मूला अलग ही हो रहा है, डाई इथिलीन डायमाइन। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, तो जब ऐसे आते हैं तो आपको 2 अगर आता है तो डाई नहीं लिखना है, आपको लिखना है 20। 2 बार अगर ये आता है तो आपको क्या लिखना है, 20। 3 बार अगर आता है तो आपको लिखना है 30। और 4 बार अगर ये आता है तो आपको लिखना है टेट्राकिस, टेट्रिस नहीं, टेट्राकिस। 20 30 टेट्राकिस। 2, कब ये रूल याद रखना है, अगर लिगैंड के नाम में ऑलरेडी वर्ड डाई ट्राई टेट्रा है तभी ये रूल यूज करना है।
जैसे कि मान लो ये कंपाउंड मैंने आपको दिया, इसका आईपीसी नेम क्या आएगा? यस, वो तो नहीं है सिलेबस के लिए, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो देंगे वो पेंटाकिस, हेक्साकिस, लेकिन वो नहीं है, 4 तक ही है, 4 तक ही पॉसिबल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर जाता ही नहीं। हम जितने भी कंपाउंड स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही, हम सिर्फ 2 ही कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टडी करेंगे, 4 और 6। बाकी 3 वाले नहीं है, 2 वाले नहीं है, 7 वाले नहीं है, 8 वाले नहीं है, 5 वाला एक दो है एग्जाम्पल, वो देखें। चलो इसका नाम बताओ। डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन लगाना होगा। हाँ, एक एक याद रखो, हाँ, बिस लगाने के बाद क्या करना है, जब आप बिस लिखते हो ना, तो बिस डायरेक्ट अटैच नहीं करना है, आपको बिस लिखना है, डैश देना है और उसका नाम ब्रैकेट में डाल देना है। आपको क्या करना है, बिस लिखने के बाद वो जो लिगैंड के लिए बिस लगाया है उसका नाम ब्रैकेट में लिखना है, इतना चेंज करना है। कोबाल्ट पहले नहीं आएगा रानी। सिंपल सा, ये मार्जिन के ऊपर फार्मूला लिखकर ले लो, लिगैंड प्लस मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले लिगैंड का नाम आएगा, किसी भी हाल में सेंट्रल एटम नहीं आएगा। यस, डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। If the name of ligand already contains di, tri, tetra, etc, then use bis, tris, tetrakis respectively. हाँ, नहीं दिया, नहीं देना है, वो डायरेक्ट एक लाइन में लिखना है। चलो, तो टुडे वी विल स्टॉप हियर, और रिमेनिंग पोर्शन अब मंडे देखेंगे। कल बैच नहीं, कल हॉलीडे रहेगा।